स्वागत है अपने YouTube चैनल SC फॉर यू क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रतिरोध के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस क्या होता है, कहाँ से आया, किसके समानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये किस पर निर्भर करता है, इन सब के बारे में डिटेल से हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। ठीक है, और इस प्रतिरोध को पढ़ते पढ़ते एक नियतांक मेरा आया था प्रतिरोधकता, जिसका मेरा अगला टॉपिक था, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों से ही रिलेटेड जितनी सारी बची जानकारी है वो सारा चीज़ हमको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोध से जुड़ा होता है, अतः हमको इस प्रतिरोध को बताना जरूरी है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या था? जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता था उसी को हम क्या बोल रहे थे कि प्रतिरोध। जैसे कि कोई भी चालक हो गया, उसमें से आवेश लगातार प्रवाहित हो रहे हैं जिसको धारा कह रहे हैं, और उसी आवेश के प्रवाह के दौरान की धारा को रोकने का एक रोकने वाला कारक हुआ करता था, और उसी कारक को हम लोगों ने कहा था क्या? प्रतिरोध। ठीक है, और ये जो प्रतिरोध होता है, और इस प्रतिरोध को हम लोग सबसे पहले कहाँ पर देखे थे? तो जब हम लोग ओम का नियम पढ़ रहे थे कि नियत ताप पर यदि किसी चालक से होकर के कोई विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वह धारा का समानुपाती होगा, और उस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट के रूप में हम लाए थे, एक कांस्टेंट लाया था ताकि मेरा वो जो विभवांतर और धारा की जो इक्वलिटी है वो बना रहे। तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट लाए थे और उस कांस्टेंट का नाम था प्रतिरोध। यहाँ से हम लोग का उत्पाद होता है प्रतिरोध, मतलब यहीं से हम लोग का स्टार्टिंग होता है प्रतिरोध की रोल। ठीक है, और प्रतिरोध बराबर ओम का नियम से अगर हम देखें तो यह जो विभवांतर का और धारा के अनुपात के बराबर होता है, ये हम लोगों ने ओम का नियम में जान लिए थे। और निर्भरता के आधार पर अगर प्रतिरोध को देख रहे थे तो प्रतिरोध कह रहा था कि यदि कोई चालक है, जैसे कि ये मेरा कोई चालक है, ये चालक के लंबाई के समानुपाती, ये जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है? निर्भरता के आधार पर इसका डिफिनेशन या फिर हम इसका सूत्र का अगर उत्पादन करें, सूत्र को बनाएंगे तो वो कह रहा था कि प्रतिरोध जो होता है किसी चालक के लंबाई का समानुपाती होता है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई के जो अनुपात है रेसिस्टेंस के साथ यानी कि प्रतिरोध के साथ अगर इक्वल बनाना है तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट का जरूरत पड़ रहा था, और उस कांस्टेंट का जरूरत यानी कि एक नियतांक का जरूरत पड़ रहा था। और यहाँ पर हम लोग नियतांक के रूप में एक चिन्ह रो को लाए थे, और रो को ही हम लोगों ने नाम दिया था प्रतिरोधकता। तो इस प्रकार से प्रतिरोध से ही उत्पन्न होता है मेरा प्रतिरोधकता, जहाँ पर प्रतिरोधकता एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इन सब के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ लिए थे। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार विजिट जरूर करें मेरे प्लेलिस्ट को। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधकता क्या है। तो प्रतिरोधकता जो है वो प्रतिरोध से ही उत्पन्न हुआ है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में। जैसे कि आप स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, आप स्कूल जा रहे होते हैं, आपके पीछे और भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है, और आपने जाते जाते क्या देखा, एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए थे, और अचानक प्यास के कारण या फिर भूख के कारण वो लोग जमीन के नीचे गिर गए और वो पूरा तड़पने लगे, छटपटाने लगे। तब आप क्या कीजिएगा, आप एकदम दौड़ के जाइएगा और उस दोनों ही पक्षियों को उठाइएगा, उसमें पानी पिलाइएगा। पानी पिलाने के बाद एकदम थोड़ी देर के बाद उसको चारा खिलाइएगा। चारा खिलाने के बाद उसको क्या कीजिएगा, खुशी खुशी उसको उड़ा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन पीछे उसी जगह पर एक कोई दूसरा व्यक्ति गया और उन्होंने क्या किया, जब उसको देखा पक्षियों को तो बोल रहे, अरे वाह, दो पक्षी गिर गए, इसको आज हम घर ले जाएंगे, तवे पर फ्राई करेंगे और मस्त इसको खाएंगे, एकदम पूरा एकदम स्वादिष्ट के साथ हम इसको खाएंगे। ऐसा सोचा था। तो दोनों ही इंसान, आप भी बच्चे ही थे, ठीक है, मतलब आप थे, आप भी एक इंसान ही हैं, और जो दूसरा व्यक्ति गया वो भी एक इंसान ही है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि आपने उसको उठाया, पानी पिलाया, चारा खिला करके उसको उड़ा दिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया कि वो गया और उसको तवे में फ्राई करने के बारे में सोच रहा था। तो दोनों ही है इंसान, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ गुण है जो अलग अलग है। क्या वो कौन सा गुण है? तो आप भी है इंसान और आपके अंदर है एक गुण जिसको बोलते हैं इंसानियत का गुण। इस इंसानियत के गुण की वजह से आपने गया वहाँ और उस पक्षियों को उठाया, चारा पानी पिलाया और उसको उड़ा दिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उन्होंने तवे में फ्राई करने के बारे में सोचा था उसके अंदर में नहीं था इंसानियत, इसीलिए वो सोच रहा था कि उसको तवे में फ्राई करेंगे और खाएंगे। तो इंसान से ही उत्पन्न होता है मेरा इंसानियत। उसी प्रकार से प्रतिरोध से ही उत्पन्न हुआ मेरा प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का मतलब होता है कोई व्यक्ति यदि कोई चालक से होकर धारा प्रवाहित हो रहा है, यदि कोई चालक से होकर के धारा प्रवाहित हो रहा है तो प्रतिरोध क्या करता है, उसको रोकता है। लेकिन किस गुण के कारण वो उसको रोकता है? तो यही प्रतिरोधकता के गुण के कारण उसको रोकता है। किसी में प्रतिरोधकता ज़्यादा पाया जाता है तो उसको ज़्यादा जोर से रोकने का प्रयास करेगा, और किसी चालक में प्रतिरोधकता का गुण कम पाया जाता है जिसकी वजह से वह
उसको धीरे से रोकने का प्रयास करेगा। जैसे कि हम इंसानों में होता है कि हम में किसी इंसान में इंसानियत का भावना इतना ज़्यादा होता है कि कोई किसी को दुखी देखता है तो एकदम उसके आंखों में भी आंसू आ जाता है, फिर उसको मदद करने के लिए सोचता है। कोई इंसान ऐसा होता है कि रोने दो उसको, बहुत बढ़िया एकदम ऐसे ही उन लोगों का ज़िंदगी चले, देख करके जाने वाला। इंसान भी दो टाइप का होता है, वो गुण के आधार पर किसी में इंसानियत ज़्यादा पाया जाता है, किसी में इंसानियत कम पाया जाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से किसी चालक में जो प्रतिरोध यानी कि जो प्रवाह के धारा के प्रवाह के में रुकावट उत्पन्न करने के जो गुण है वो किसी में ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है, और वही गुण को ही कहते हैं प्रतिरोध। आई होप आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से इंसान और इंसानियत का संबंध है, उसी प्रकार से एक प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का संबंध है। तो ये तो हम व्यवहारिक दुनिया के आधार पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक हम किस प्रकार से बोलेंगे, एक उदाहरण के एक परिभाषा के तौर पर हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, यदि कोई चालक है मेरा, ये कोई तार है, ठीक है, काटने से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनता है, यही है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कोई चालक है, ठीक है, चालक में अपना अपना प्रतिरोध पाया जाता है, सभी में प्रतिरोध पाया जाता है, सब पदार्थ में अपना अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध पाया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और उस चालक का अपना कोई लंबाई है। तो फिर हम इसी प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कब बोलेंगे। देखिए, यदि चालक की लंबाई, जो लंबाई है को इकाई तथा चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है इसको इकाई या एकांक, ठीक है, एकांक माना जाता है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा चालक की लंबाई को एकांक माना जाता है तो उस चालक के प्रतिरोध को ही प्रतिरोध ना कह करके प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आया किस प्रकार से। ये कोई चालक है, इस चालक की लंबाई को भी हम एकांक मानेंगे, ठीक। एकांक का मतलब तो कोई भी यूनिट एक, तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया भी मेरा क्या होगा, एक। एकांक कहने का मतलब होता है इसको अगर 5 माने तो ये भी मेरा 5, वैल्यू मेरा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो एकांक, इसको अगर हम 1 माने, वैसे तो एकांक यूनिट में एक ही माना जाता है, तो इसको चालक की लंबाई अगर 1 है तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 1 होगा। मतलब अगर मेरा प्रतिरोधकता को हम प्रतिरोध कब बोलेंगे, तो मैंने कहा यदि चालक की लंबाई को एकांक मान देते हैं, चालक की लंबाई को एकांक मान देते हैं, चालक की लंबाई को 1 मानेंगे और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को भी 1 मानेंगे, तो वही प्रतिरोधकता को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कोई अलग जगह से नहीं आया। जिसमें प्रतिरोध है उसी में, जिसमें प्रतिरोध है वो प्रतिरोध है किसके वजह से, प्रतिरोधकता के वजह से। किसी में प्रतिरोधकता ज़्यादा रहता है, किसी में प्रतिरोधकता कम रहता है। प्रतिरोध के जो रोकने वाला जो गुण है वो गुण पाया जाता है प्रतिरोधकता के चलते, ठीक है। समझ गए ये प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है। इस प्रकार से हम अगर डिफिनेशन देखने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता किससे बोल सकते हैं, ये जब चालक की लंबाई कहते हैं। देखिए प्रतिरोधकता किसको कहा जाता है, तो प्रतिरोध हम किसे बोलेंगे, यदि किसी चालक की लंबाई को एकांक तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को एकांक माना जाता है, तब हम लोग उस चालक में उपस्थित प्रतिरोध को ही प्रतिरोध ना करके क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे। उसी को ही डिफिनेशन में लिखा गया कि जब चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को इकाई माना जाता है तब प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। इसके देखिए उसको मैं यहाँ पर प्रूव्ड भी कर दिया हूँ। प्रतिरोध बराबर होता है R × A/L। यदि हम इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को एकांक और लंबाई को हम 1 मान देते हैं तो इसी प्रकार से मेरा प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता था। तो प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है यदि हमारे चालक की लंबाई एकांक हो और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर हम लोग के बेसिक के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि ये इस टॉपिक को जाना, ठीक है, कि ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मैंने कहा था कि ये अनुपात समानुपाती है होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग टॉपिक बना करके डाल दिया हूँ, ठीक है। जैसे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इधर मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया और इधर मैंने प्रतिरोधकता कंपेयर करके पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ का गुण है,
हैं। इंसान हम हैं और हमें के अंदर में इंसानियत का गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए हम दोनों को कंपेयर करके एक के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधकता जो होता है ना, ये किस पर डिपेंड रखता है। प्रतिरोधकता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है, कोई भी चालक रहता है, इसके लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिरोध समानुपाती होता है चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, यदि किसी तार को यानी चालक को अगर बड़ा किया जाएगा तो प्रतिरोध अलग रहेगा, छोटा किया जाएगा तो प्रतिरोध अलग रहेगा, ठीक है। क्योंकि यह इसके साथ सीधा संबंध रखता है। मतलब यदि किसी चालक तार को अगर बड़ा तार लिया जाएगा तो उसमें प्रतिरोध भी क्या पाया जाएगा, ज़्यादा पाया जाएगा। अगर छोटा तार में यूज किया जाएगा तो उसमें प्रतिरोध भी क्या होगा, कम पाया जाएगा। मतलब तार को बड़ा छोटा करने से कौन प्रभावित हो रहा है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक के नाम, ऐसा भी हम हेडिंग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। यानी कि इसको प्रवाहित करने वाला कारक मेरा कौन है, एक चालक की लंबाई भी है। उसी को मैंने लिख दिया है कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। फिर दूसरा देखिए, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये इस पर भी यह उल्टा संबंध रखता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वह किसी चालक के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है उसका व्युत्क्रमणानुपाती होता है। इसका मतलब होता है कि यदि यह अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यह अगर कम रहेगा तो प्रतिरोध उसमें ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ उल्टा संबंध रखता है, व्युत्क्रमणानुपाती होता है ना, इसीलिए अगर ये ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा। मतलब ये है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को भी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा। मतलब ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये भी प्रतिरोध को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा क्या था, तापमान। इस तापमान के बारे में हम लोग नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो प्रतिरोध जो होता है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस तापमान पर। आपने अगर महसूस किया होगा, देखिएगा कि जब बारिश का मौसम आता है, यानी कि बरसात के मौसम में, तब हम लोग का बल्ब सब एकदम वोल्टेज कम होबे नहीं करता, उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहता है। लेकिन जो सूखा जाता है गर्मी के दिन में थोड़ा वोल्टेज कम आने लगता है। लेकिन तापमान के साथ ये सीधा समानुपाती होता है। मतलब अगर तापमान ज़्यादा रहेगा प्रतिरोधकता का गुण भी ज़्यादा पाया जाएगा। तापमान ज़्यादा रहेगा यानी कि गर्मी के दिन में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें क्या, प्रतिरोधकता का गुण भी उसमें ज़्यादा, प्रतिरोध भी उसमें ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादा आ जाता है मतलब क्या, धारा प्रवाह उसमें कम होने लगेगा, इसलिए वोल्टेज कम होता है। और ठंडा के दिन में, या फिर हम लोग बात करेंगे जो बरसात का दिन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बरसात के मौसम में गर्मी बहुत कम रहता है, तापमान उसमें टेम्परेचर जो है वायुमंडल का गिर जाता है। जिसकी वजह से क्योंकि तापमान कम हो गया तो प्रतिरोध भी इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रतिरोध के कम होते ही धारा उसमें लगातार हाथ एकदम पूरा धड़ा के प्रभावित होने का, स्पीड में प्रभावित होगा, तो वहाँ पर वोल्टेज भी हमको ज़्यादा मिलेगा ना। तो इस प्रकार से जो प्रतिरोध होता है वह तापमान पर भी निर्भर करता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रतिरोध जो है पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो इस पर पदार्थ का मतलब होता है कि ये जो बना, कभी कभी तार हम लोग का एल्यूमिनियम का बना लिए, कभी कभी हम लोग तार को जो कॉपर का बना लिए, तो सब में अलग अलग प्रतिरोध पाया जाता है। तो यह जो प्रतिरोध है इतने सारे कारकों से यह निर्भर रहता है। मतलब इतने सारे कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं। पहला क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इसको अपना अंगुली में नचा सकता है, लंबाई भी इसको अपने अंगुली पर नचा सकता है, तापमान भी इसको अपनी अंगुली पर नचा सकता है। और जो चालक होता है, मतलब कोई भी पदार्थ होता है वो तो होगा ही। हाँ, अगर मेरे अंदर में इंसानियत की भावना जगह है तो मेरे इस भावना को कोई भी नहीं हटा सकता जब तक कि दूसरे इंसान मेरे जगह पर आना आ जाए, कि नहीं। तो इसकी प्रतिरोधकता का मान तभी बदलेगा जब हम किसी उस पदार्थ को ही बदल देंगे। मतलब यदि कॉपर का है तो उसमें कितनों करो इस प्रतिरोधकता का गुण पाया जाएगा ही, लेकिन अगर उसी प्रतिरोध को हटा करके हम ला देंगे क्या, कॉपर का, ठीक है, उस एल्यूमिनियम को ला देंगे तो उसमें क्या, अलग प्रतिरोधकता का गुण आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब पदार्थ पर। और प्रतिरोधकता 4 कारकों पर निर्भर करता है। मतलब 4 कारक उसे प्रभावित कर सकते हैं, जिसके बदलने से, किसी के कम होने से, बढ़ने से वो इफेक्ट पड़ सकता है। आपको समझ में आ गया प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। सारा चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम इसके गुण को समझ लें कि इसके अंदर में ये सारा गुण पाया जाता है, तो हम यही चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से धातु होते हैं या फिर कौन कौन से चालक होते हैं जिस पर यदि इस गुण को रहने की वजह से हम उसका कोई यूज कर सके, ठीक है। तो वही कुछ धातुएं होती है जिनका इस प्रतिरोधकता का ज़्यादा होने से, कम होने से हमें बहुत सारा फायदा मिलता है, जिससे हम उसका यूज किस प्रकार से करते हैं, उन कारक, उन उस धातुओं का, वही हम लोग चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं।
चलिए, इस प्रतिरोधकता को जानने के बाद हम इसका अलग अलग जगह पर हम लोगों को अलग अलग धातुएं मिलती हैं, उन धातुओं का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। किसी में प्रतिरोधकता का गुण ज़्यादा पाया जाता है तो हम उसका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं। किसी में अगर प्रतिरोधकता का गुण कम पाया जाता है तो उसका उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं। क्यों भाई, प्रतिरोधकता को हम जान लेते हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो कहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है वो हम लोग समझते हैं। चलिए, क्योंकि देखिए, जितने भी सारे तत्व होते हैं, धातु होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है धातु सब। तो इस तत्व का वर्ष सारणी में जितने भी हम लोगों का तत्व पाए जाते हैं, उनमें से जितने भी धातु पाए जाते हैं, उन धातुओं में से अगर हम लोग धातुओं को छांटना स्टार्ट किए, जो अच्छा चालक होते हैं, उन धातुओं को छांटना स्टार्ट किया तो हमको निकेल और क्रोमियम, जिसको नाइक्रोम बोला जाता है, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु जो मिला हमको, इसमें कुछ अलग ही क्वालिटी का पाया। उसमें पाया गया कि इसमें प्रतिरोधकता का गुण बहुत ज़्यादा पाया गया। जब हम लोग निकेल धातु को और क्रोमियम धातु को लाए और उसको मिला करके एक धातु बनाए, तो उसमें से पाया गया उस धातु का अगर देखा गया तो उसका प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधकता का गुण उसमें ज़्यादा, मतलब उसमें धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने का गुण बहुत ज़्यादा देखा गया और उसका गलनांक उच्च हो गया। गलनांक का मतलब होता है जिस ताप पर कोई गलने लगता है उसी को गलनांक बोलते हैं, ठीक है। और उसका प्रतिरोधकता का गुण भी उच्च पाया जाता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है, यह एकदम लाल होने लगता है, जिसकी वजह से यह एकदम लाल होने लगता है। और लाल होने से क्या होता है, इसमें उष्मा उत्पन्न होने लगता है। और इसी गुण को देखते हुए हम लोगों ने इसका हीटर के रूप में, आयरन हीटर के रूप में हम लोग इसका उपयोग करने लगे। क्यों कि इस हीटर की मदद से हम गर्मी ले सकते हैं, इस हीटर की मदद से हम खाना बना सकते हैं, बहुत वगैरह। आयरन से हम लोग इस्त्री कर सकते हैं कि नहीं। तो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु से बना जो धातु बनता है उसमें उच्च प्रतिरोधकता का गुण पाया जाता है और उच्च गलनांक का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसका उपयोग एक विद्युत हीटर के रूप में करते हैं। दूसरा, हम लोगों के देखे विद्युत बल्ब को आप लोगों ने देखा होगा, तो विद्युत बल्ब के अंदर में एक पतला सा तार पाया जाता है जिसको फिलामेंट कहते हैं। वो जो बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। देखा गया उसका प्रॉपर्टी, तो उसमें जो होता है उसमें उसमें प्रतिरोधकता का गुण निम्न पाया जाता है, मतलब उसमें झट से विद्युत धारा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोधकता का गुण कम पाया जाता है। और उसमें जो गलनांक है इसमें उच्च पाया जाता है। इस जल्दी गलेगा नहीं, इसमें विद्युत धारा पूरा बहुत जोर से पार होगा, लेकिन वो गलेगा नहीं, मतलब टूटेगा नहीं, क्योंकि गलनांक का मान ज़्यादा है। इसीलिए टंगस्टन नामक धातु का हम लोग विद्युत बल्ब में लगाते हैं और यह ज़्यादा चमकीला होता है, जिसकी वजह से इसका बल्ब का इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आप लोगों ने देखा फ्यूज को देखा होगा, फ्यूज, ठीक है। घरों में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। पहले स्टेबलाइजर जो आता था उसके पीछे में लगाया जाता था, आजकल भी लगाया जाता है। उसके अंदर में एक तार, पतला सा तार लगा रहता है। आजकल स्विच बोर्ड में देखिएगा, स्विच बोर्ड में भी एक फ्यूज के रूप में एक पतला सा तार को जोड़ा जाता है, ठीक है, ताकि उसमें हम लोग को शॉर्ट सर्किट या फिर जो लघुपथन और अतिभारण जो होता है वो ना हो। ओवरलोड की वजह से क्या क्या हो जाता है, कभी तार से हम लोग को जो विद्युत को लाते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से अचानक से वहाँ पर लघुपथन, मतलब उसमें फॉल्ट आ जाता है और आग लगने की संभावना बढ़ता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या फ्यूज तार का पहले उपयोग करते थे। यदि इधर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगा और अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो यह तार टूट जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है निम्न होता है, तुरंत गल जाएगा और इधर जितना भी हम लोग का उपकरण जोड़ा हुआ था वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो टीन धातु को देखा गया और लेड धातु को, टिन और लेड से मिला हुआ मिश्र धातु का निर्माण किया गया और इस धातु को देखा गया तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा गया कि इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी इसका निम्न हो रहा है और गलने का ताप भी इसका निम्न हो रहा है। तो इसका उपयोग फ्यूज तार के रूप में किया गया ताकि हम लोग के घर में जो शॉर्ट सर्किट होता है या फिर जो हम लोग अतिभारण जो होता है, ठीक है, लघुपथन होता है, उससे बचा जा सके। लेकिन आजकल हम लोग इस जो फ्यूज के जगह पर हम लोग MCB का उपयोग करते हैं। MCB का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्यूज की तरह ही काम करता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ इसका पाया जाता है, इसको नीचे उतर जाता है, ऊपर जाता है। यदि इसमें कोई ओवरलोड, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, धारा का मान अगर बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो यह जो MCB होता है वो नीचे गिर जाता है और जैसे आप एकदम ऑटोमेटिकली यह नीचे गिर जाएगा और नीचे गिर जाने से क्या होता है, उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा और उधर जो हम लोगों का उपकरण था वो सारे बच जाएंगे। तो इस MCB का उपयोग इस फ्यूज के जगह पर आजकल घरों में किया जाता है, ठीक है। इस सारा गुण का उपयोग हम तब किए जब हम प्रतिरोधकता को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में। आई होप आपको प्रतिरोधकता बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि प्रतिरोधकता समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।